आइए अब हम देखते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल के कितने पार्ट्स होते हैं और हम उसे किस तरीके से पढ़ेंगे। अगर कहीं पर भी आपको एलिमेंट्री कैनाल की बात करनी है तो हमें इतने स्ट्रक्चर पर ध्यान देना होगा। कहीं पर भी आपको ह्यूमन बीइंग का स्ट्रक्चर बनाना है तो उसका तरीका मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले लिखिए 10, फिर हिंदी का 8, फिर हिंदी का 6 और उस पर एक टोपी पहना दीजिए तो ये ह्यूमन का चेहरा बन जाता है। अगर हम बात करें एलिमेंट्री कैनाल की तो एलिमेंट्री कैनाल का स्टार्टिंग होता है फ्रॉम माउथ टू एनस। माउथ टू एनस ऑल कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। ये एक नली आकार की संरचना होती है। इसके डिफरेंट पार्ट क्या क्या होंगे तो इन माउथ हमें 2-3 स्ट्रक्चर देखने होंगे। टंग, टीथ, टंग तो देखना ही है, टीथ भी यहां पर होंगे। यहां पर एक योला मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो फूड को डायरेक्शन देता है। उसके बाद होती है ईसोफेगस, यहां पर इपीग्लॉटिस होता है जो ग्लॉटिस के ऊपर एक ढक्कन के रूप में रहेगा। उसके बाद फूड यहां से सीधा एंट्री करता है स्टमक के अंदर। एक बेसिक व्यू बता रहा हूं मैं आपको कि अगर हम पढ़ेंगे इसे डिटेल में तो पहले समरी दिखा रहा हूं। फिर खाना जाएगा स्टमक के अंदर। यहां खाना लगभग 3 to 4 आवर के लिए स्टोर रहता है। यहाँ डाइजेशन की प्रोसेस होती है। स्टार्टिंग तो वैसे माउथ में होगा लेकिन यहाँ थोड़े समय का डाइजेशन होगा। यहाँ 3 to 4 आवर के बाद खाना रहने के बाद सीधा खाना एंट्री करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहां पर पेनक्रियाज एक ग्लैंड होगी जहां से डाइजेस्टिव जूस निकलेगा। यहां लीवर और गॉल ब्लैडर होगा जहां से भी बाइल जूस निकलता है। स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन की आखिरी साइट होगी। यहां यह बात इंपॉर्टेंट है कि इसके बाद डाइजेशन नहीं होगा, डाइजेशन रुक जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन आखिरी साइड है जहां डाइजेशन होता है। इसके बाद यहां डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब भी किया जाता है। तो सवाल कई बार आता है कि डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब बाय, तो डाइजेस्ट फूड कहां पर एब्जॉर्ब होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर यहां से न्यूट्रिशन एंट्री करता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डायमीटर बड़ा होता है। यहां पर इसमें से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। यहां पर डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होगा तो यहां वाटर्स और मिनरल को एब्जॉर्ब करेंगे। ये इस न्यूट्रिशन से पानी के अमाउंट को बाहर निकाला जाएगा, कम किया जाएगा और फिर एक पर्टिकुलर अमाउंट में पानी जब हो जाएगा तो एनस से इसे अनडाइजेस्ट फूड को बाहर कर देंगे। मतलब अगर हम बात करें एलिमेंट्री कैनाल की ह्यूमन बीइंग की तो यह माउथ टू एनस तक कुछ इतने स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है। तो आइए हम इसमें पहला स्ट्रक्चर देख रहे हैं टंग। हम इसमें पहला भाग देख रहे हैं जबान। अगर मैं टंग की बात करूं तो टंग कंप्लीटली मस्कुलर स्ट्रक्चर है। एक मांसपेशियों से पहला ये हम कहेंगे कि बना हुआ स्ट्रक्चर है। ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है और टंग में हर एरिया हर टेस्ट के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। टंग भी डिवाइड होती है। अगर हम बात करें टंग की तो टंग का जो आगे का पोर्शन होता है ये स्वीट टेस्ट के लिए जिम्मेदार होता है, तो बैक पोर्शन बीटर के लिए जिम्मेदार होता है। साइड में सॉल्ट एंड सॉर के लिए जिम्मेदार होगा। जबकि हम कहें कि टंग के बीच वाले पोर्शन पर कोई टेस्ट बड नहीं होती है। टेस्ट बड की अगर मैं बात करूं तो टेस्ट बड मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जो टेस्ट को रिसीव करता है और ब्रेन तक पहुंचाता है। इसमें आगे जो होती है वो स्वीट टेस्ट बड होती है, पीछे बिटर टेस्ट बड होती है और साइड में सॉल्ट एंड सॉर खट्टा मीठा टेस्ट होता है। 2-3 बातें यहां बहुत इंपॉर्टेंट है। बचपन में कभी आपने दही खाया होगा तो बिना शक्कर के आप दही नहीं खा पाते होंगे, क्योंकि बचपन में या जब एज कम होती है नंबर ऑफ टेस्ट बड सबसे ज्यादा होते हैं। इस वजह से आप बचपन में थोड़ी भी चीज अगर खराब हुई तो इजीली उसे नकार देते थे, मना कर देते थे, क्योंकि टेस्ट बड का नंबर मैक्सिमम होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है टेस्ट बड का नंबर कम होता है और एक टाइम के बाद आप बगैर चीनी की भी दही खा पाते हैं। उसका रीजन ये है कि अब आपके जबान में टेस्ट बड का नंबर कम हो गया है, इसलिए अब वो आपको बुरा नहीं लगता है। जैसे बचपन में मुझे लगता है कि फीका दूध आप नहीं पी पाते होंगे लेकिन अब पी लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसका बड़ा रीजन है नंबर ऑफ टेस्ट बड अब कम हो गई है। मतलब जैसे जैसे एज बढ़ेगी टेस्ट बड कम होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कई लोग कहते तीखा है, टैंग। टैंग इज नॉट ए टेस्ट। तीखापन कोई टेस्ट नहीं है, इट इज द स्लो बर्निंग ऑफ सेल। यह धीमे धीमे जलना होता है। इसलिए जब भी कहीं पर तीखा लगता है तो शक्कर ना खिलाएं,
पानी पिलाया जाए ताकि बर्निंग का सेंस कम हो जाए। इसलिए टंग के बेस पर हमें क्या क्या याद रखना है, तो मस्कुलर स्ट्रक्चर है, आगे का पोर्शन स्वीट के लिए जिम्मेदार है, पीछे का पोर्शन बिटर के लिए जिम्मेदार है, और साइड में सॉल्ट और सॉर के लिए। टैंग तीखा कोई टेस्ट नहीं है, इट इज द बर्निंग ऑफ सेल, यह कोशिकाओं का जलना होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमने यहां देखी कि जैसे जैसे एज बढ़ती है नंबर ऑफ टेस्ट बड कम होती जाती है। जो लोगों का तुतलापन होता है तो तुतलेपन के लिए जिम्मेदार माना जाता है टंग की मसल्स का बड़ा और छोटा होना। मान लीजिए कि टंग की मसल आपकी बड़ी या छोटी हो जाती है, तब ऐसी सिचुएशन में कई बार आप जो वर्ड बोलना चाहते हैं तो टंग जितना मुंह होनी चाहिए थी उससे ज्यादा मुंह हो जाती है, तो वर्ड कुछ और निकल आता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं कि टंग की मसल्स अगर बड़ी और छोटी हो जाए तो वहां पर तुतलेपन के कैरेक्टर आ जाते हैं। हम बात करेंगे अगर टंग की, तो टंग में हमें इतनी बातों पर ध्यान देना है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है और टेस्ट के लिए अलग अलग एरिया होता है। फिर सेकंड स्ट्रक्चर हमारे माउथ में आता है टीथ, दांत का। दांत की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बीइंग में जो टीथ होते हैं वो टीथ होते हैं हिट्रोडोंट। हिट्रोडोंट का मतलब समझ लीजिए आप लोग जरा, हिट्रोडोंट का मतलब होता है कि अलग अलग दांतों का होना। मतलब ह्यूमन में दांत का जो शेप होता है हर टीथ का अलग अलग है और उसके वर्क भी अलग अलग है। कुछ एनिमल ऐसे हैं जहां सारे टीथ एक जैसे होते हैं। हिट्रो का यहां एक और वर्ड होता है डिफरेंट। हिट्रो जहां भी आएगा डिफरेंट, हिट्रोडोंट, डोंट मतलब टीथ, तो अलग अलग टाइप के टीथ होते हैं। हम जब बात करते हैं हिट्रोडोंट की या टीथ की, तो सबसे पहली बात कि ह्यूमन बीइंग में 4 टाइप के टीथ होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सामने की ओर जो होंगे, मतलब अगर हम बात करें दांत की या टीथ की तो हमारे सामने की ओर होते हैं इंसाइजर। सेकंड नंबर पर जो नुकीला टीथ होता है उसे कहते हैं केनाइन। थर्ड पर होता है प्री मोलर एंड फोर्थ पर होता है मोलर। मतलब हमारे पास 4 टाइप के डिफरेंट टीथ होते हैं। पहला होता है इंसाइजर, जैसे जब लोग हंसते तो कहते दांत ना दिखाओ, तो ना दिखाओ मतलब इंसाइजर ना दिखाओ। उसके बाद होता है केनाइन जो नुकीला होता है। उसके बाद होता है प्री मोलर एंड देन फिर मोलर। बचपन में अगर हम बात करें तो बचपन में टीथ कंप्लीट नहीं आते हैं। बचपन में हमारे पास होते हैं ओनली 20 टीथ, 20 दांत होते हैं, जबकि यंग एज में यह 32 होते हैं। तो ये 20 कब तक होते हैं, लगभग 14 to 15 एज तक। और 20 टीथ की अगर हम बात करें, इसमें 20 दांतों की अगर बात करें तो इन 20 दांतों की हम कहते हैं मिल्क टीथ, दूध के दांत कहते हैं, जबकि इन्हें कहा जाता है परमानेंट टीथ, स्थायी दांत। अगर ये टूट जाए तो वापिस आता है, पर परमानेंट टीथ अगर टूट गया तो फिर आप सोने या चांदी का ही लगाते होंगे। तो ये होते हैं 20 और 32 बचपन में, और यंग एज में जब पूरा मतलब उसमें एडल्ट के कैरेक्टर आ जाते हैं तो 32 टीथ होते हैं। बचपन में जनरली मोलर टीथ नहीं होते हैं। सबसे पहले आने वाला टीथ होता है इंसाइजर और आखिरी आने वाला टीथ होता है मोलर। एक और इंपॉर्टेंट बात टीथ के बारे में, केनाइन टीथ का होना ह्यूमन के कार्निवोर्स नेचर को शो करता है, क्योंकि अगर केनाइन टीथ नहीं होता तो ये इंडिकेट होता कि ह्यूमन जन्म से बाय बर्थ हर्बीवोर्स है, शाकाहारी है। लेकिन नुकीले दांत उन्हीं एनिमल्स को नेचर ने दिए हैं जो कार्निवोर्स है। जो हर्बीवोर्स होते हैं उनमें केनाइन नहीं होता है, वहां पर खाली स्पेस होता है, उसे डायस्टेमा कहते हैं, खाली स्पेस को। हाँ, लेकिन जब भी हम बात करेंगे ह्यूमन बीइंग के कार्निवोर्स में तो 2 कैरेक्टर, पहला उसके एलिमेंट्री कैनाल का छोटा होना और दूसरा उसके टीथ का नुकीला होना उसके कार्निवोर्स नेचर को शो करता है। और टीथ 4 टाइप के होते हैं, इंसाइजर, केनाइंस, प्रीमोलर और मोलर। सामने की ओर इंसाइजर, पड़ोस में केनाइन, फिर पड़ोस में प्रीमोलर और पीछे की ओर मोलर। इस टीथ के लिए एक फार्मूला होता है जिसे कहते हैं डेंटल फार्मूला। ये डेंटल फार्मूला एडल्ट में होता है 2123 2123। इसका मतलब सामने की ओर 2, ये हाफ है, हाफ माउथ का फार्मूला है। 2 होंगे इंसाइजर, फिर 1 होगा केनाइन, फिर 2 होंगे प्रीमोलर और 3 होंगे मोलर। तो ऊपर होंगे 8 टीथ, आधे में, नीचे 8, तो 16 हो जाएंगे। 16 इधर है तो 16 इधर, हम कहेंगे 32 टीथ का ये फार्मूला होगा जिसे कहते हैं डेंटल फार्मूला 2123।
रिकॉल करूं मैं कि दांत में हमने देखा है कि दांत हमारे हेट्रोडोंट है क्योंकि अलग अलग होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। बचपन में 20 होते हैं, यंग में 32 होते हैं। मिल्क टीथ कहते हैं बचपन के दांत को, दूध के दांत कहते हैं, और 32 जो होते हैं उन्हें परमानेंट कहते हैं। उनका डेंटल फार्मूला होता है 2 1 2 3। ये जो 1 नंबर शो कर रहा है वो केनाइन के लिए है और जो 3 शो कर रहा है वो मोलर के लिए है। बाकी सामने का इंसाइजर और फिर प्रीमोलर की बात हम कर रहे थे। अगर हम टीथ की बात करें तो टीथ में एक बार बार आता है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी और कुछ नहीं है, टीथ पर अगर हम देखें तो लेयर होती है। टीथ बना होता है 2 स्ट्रक्चर से। ऊपर होता है इनेमल। इनेमल आपके बॉडी में मिलने वाला सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। इनेमल आपकी बॉडी का सबसे कठोर पदार्थ है। और नीचे होता है उसके बीच में डेंटाइन। ये डेंटाइन यहां पर नर्व पहुंची होती है। टीथ लिविंग है, हेयर जैसा नहीं है, ये नॉन लिविंग। टीथ लिविंग में होता है और अगर आपको इसका अनुभव करना हो तो कभी गर्म चीज पर कोई ठंडी चीज खाइएगा तो आपको याद आएगा कि टीथ लिविंग है या नॉन लिविंग है। यहां पर अगर हम बात करें तो डेंटाइन जो होता है वो इनर पोर्शन होता है और इनेमल आउटर। तो जब हम दांतोन करते हैं तो मॉडर्न जो ब्रश हो गए हैं इनके दांतोन की वजह से इनेमल की परत पतली हो जाती है क्योंकि हम काफी फोर्सफुली दांतोन करते हैं और इस वजह से इनेमल के पतले होने पर उसका टच हमारे सब जो सब्सटेंस होते हैं वो सीधा डेंटाइन के कांटेक्ट में आता है और इसकी वजह से आपको एक झंझनाहट सी महसूस होती है। उसी को हम कहते हैं सेंसिटिविटी। मतलब टीथ 2 चीजों से मिलकर बना है, ऊपर इनेमल और अंदर डेंटाइन। अगर इनेमल की बात करें तो हार्डेस्ट सब्सटेंस है और डेंटाइन वो पोर्शन है जहां पर नर्व का कांटेक्ट होता है, यहां पर ब्लड का सर्कुलेशन होता है। टीथ के बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात, चूहों को आपने कतरते हुए देखा होगा, कई बार चीजों को काटते रहते हैं। उसका रीजन है क्योंकि हमारी बॉडी में जो टीथ की लेंथ होती है वो उतनी ही बढ़ती है जितना कि डेली वह घिस गई होगी, छोटी हो गई होगी। पर कुछ ऐसे भी एनिमल हैं जैसे रैबिट, रैट, ये ऐसे लोग हैं इनकी प्रॉब्लम ये कि इनके दांत जो होते हैं वो अपनी लंबाई कंटिन्यू बढ़ाते रहते हैं। चूहा बार बार कुतरते रहता है क्योंकि उसकी वजह से अपने दांतों की लंबाई को मेंटेन करता है। वो काटता नहीं है, दांत को घिसता है ताकि उसकी लेंथ छोटी रहे। तो आपको यहां यह भी क्लियर हुआ कि चूहा इसलिए कुतरते रहता है क्योंकि उसके दांतों की लंबाई बढ़ते रहती है। उसे मेंटेन करने के लिए वह उसे किसी सॉलिड या किसी हार्ड चीज पर घिसता है। एलिफेंट टीथ के बारे में अगर सवाल आ जाए किसी एग्जाम में तो याद रखिएगा कि वो इंसाइजर का मॉडिफिकेशन है। इंसाइजर का मॉडिफिकेशन एलिफेंट टस्क है। मतलब हाथी के जो आगे के दांत होते हैं वो एक तरीके के इंसाइजर का रूपांतरण माना जाता है, मॉडिफिकेशन होता है। टीथ में हमें याद रखना है कि ह्यूमन बीइंग में हेट्रोडोंट है, 4 टाइप के टीथ होते हैं। फिर उसके बाद 2 टाइप के टीथ हमने देखे, बचपन में मिलने वाले और 32 परमानेंट टीथ। दांत की स्ट्रक्चर में ऊपर की ओर इनेमल, अंदर की ओर डेंटाइन होता है। इनेमल के घिसने पर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम आती है। याद रखिएगा कि जो चूहे होते हैं उनके इंसाइजर की लंबाई बढ़ती रहती है, इस वजह से वो कुतरते रहेंगे। और एलिफेंट टीथ और कुछ नहीं है, वह इंसाइजर का मॉडिफिकेशन है। और माउथ में आखिरी स्ट्रक्चर होता है यौला। यौला जो होता है ये एक्चुअल में इसकी जो लंबाई होती है कुछ लोगों में सोने के बाद बढ़ जाती है और इसकी वजह से जब ये बढ़ जाता है और लटक जाता है तो रात में जब ये व्यक्ति सांस छोड़ता है तो ये यौला हार्ड पेलेट, तालू होता है, तालू कठोर, उससे टकराता है और उसी से आवाज आती है जिसे हम कहते हैं कि रात में खर्राटे लेना। तो खर्राटे लेने में माना जाता है कि जिम्मेदार होता है यौला की लंबाई का बढ़ना। अगर यौला की लंबाई बढ़ जाती है तो उस सिचुएशन में जब नींद गहरी होती है तो ये ढीला पड़ जाता है और सांस छोड़ते समय ये हार्ड पैलेट से टकराता है और जितना टकराता है उतनी खर्राटे की आवाज आती रहती है। तो यौला का ऑपरेशन करके इस खर्राटे की आवाज से मुक्ति ली जा सकती है। बट हम देखें अगर जनरल साइंस में तो माउथ में हमें यौला, टंग और टीथ के बारे में इतनी जानकारी जरूर देखनी है। अब इसके बाद खाना एंट्री करता है ईसोफेगस में। ईसोफेगस से खाना बिल्कुल पेरास्टालसिस ऐसे इस तरीके से आगे बढ़ता है, प्रेशराइज करके उसे आगे की ओर बढ़ाया जाता है। तो कई बार खाना अगर यहां रुक जाता है तब ऐसी सिचुएशन में यहां पर होता है एक स्ट्रक्चर डायफ्राम।
इस डायफ्राम को ब्रेन ऑर्डर देता है कि आप स्ट्रेस हो जाइए और ताकत से एयर छोड़िए, क्योंकि खाना रुक गया है। तब यहां खाना रुकने पर इसे फोर्सफुली जब ऊपर की ओर ढकेला जाएगा तो वहां पर आप फोर्सफुली गैस बाहर छोड़ेंगे। इसे कहते हैं हिकअप का आना। मतलब जो हिकअप्स आते हैं जिन्हें हम कहते हैं कि किसी ने याद किया है तो जरूर याद किया था, लेकिन वो ब्रेन ने किया था कि खाना आपने बहुत बड़े बड़े निवाले लिए हैं, इसलिए हिकअप आता है। जनरली खाना अगर इसोफेगस में रुक जाए तो हिकअप आने का रीजन माना जाता है। इसी टाइप से अगर एपिग्लॉटिस की बात करें तो यहां से एयर ट्रैक होता है, यहां से हवा का कॉमन पैसेज होता है ये, इसलिए एयर ट्रैक, यहां खाना इस रास्ते ना जाए तो यहां एपिग्लॉटिस का एक पोर्शन होता है। मतलब अगर आप देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा कि खाना यहां एंट्री ना करे, यहां चला जाए। तो इस वजह से कभी कभी आपने सुना होगा कि बुजुर्ग लोग कहते हैं खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम बोलेंगे तो यहां से एयर हम छोड़ेंगे और इस वजह से ये ढक्कन ओपन होगा और खाना गलती से इस रास्ते में आ सकता है। और खाना अगर इस रास्ते में चला आए तो ब्रेन को तत्काल मैसेज जाता है कि फूड गलत रास्ते पर जा रहा है। तब डायफ्राम को पूरी ताकत से खींचा जाता है और फोर्स पूरी एयर बाहर निकाली जाती है। तो कभी कभी खाना खाते समय खाने वाला जो पोर्शन दो फूड था वो माउथ के अंदर से बाहर निकल आता है। इसे कफ और खांसी कहते हैं, जो कभी कभी खाना खाते समय आती है। तो उसके बाद फिर खाना एंट्री करेगा स्टमक के अंदर, और इस स्टमक के अंदर खाना लगभग 4 to 5 आवर तक रहेगा। यहाँ इसे थोड़ा बहुत डाइजेस्ट किया जाएगा। डाइजेस्ट किया हुआ ये खाना, अब यहाँ पर स्टमक में एक और इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ इस स्टमक के अंदर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर हैं जो हमारे डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि स्टमक से लेकर आगे में किस तरीके के डाइजेशन में एलिमेंट्री कैनाल हमारी मदद करती है।